हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से बिहार स्टाफ नर्स के बहुत ही शानदार सेशन में। एकदम हमारा फाइनल तैयारी चल रहा है क्योंकि आपका एग्ज़ाम एकदम करीब है। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं बेहतरीन तरीके से लेक्चर नंबर 10 के साथ। टॉप 30 क्वेश्चन करेंगे। इन 30 क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। लास्ट में कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं ज़बरदस्त तरीके से। तो हमारा देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है केंद्रीय सिरा दाब यानी CVP की सामान्य सीमा क्या है। सेंट्रल वेनस प्रेशर यानी केंद्रीय सिरा दाब CVP का फुल फॉर्म होता है 5 से 10 mmHg या 2 से 6, 8 से 12 या 0 से 4 mmHg होता है। तो कितना है केंद्रीय सिरा दाब की सामान्य सीमा क्या है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 से 6 mmHg। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है नवजातों में मेनिंजाइटिस का सबसे सामान्य कारण क्या है। हेमोफिलियस, इन्फ्लुएंजा या स्ट्रेप्टोकोकस, न्यूमोनिया या इसेचिया कोली या ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा नवजातों में मेनिंजाइटिस का सबसे सामान्य कारण क्या है। तो नवजात में मेनिंजाइटिस का सबसे सामान्य कारण है ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस। ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट। नवजातों में प्रमुख कारण है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुर्दा विफलता में सबसे आम इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन कौन सा है। हाइपोकैल्सीमिया, कैलीमिया या हाइपरकैलीमिया या हाइपोकैल्सीमिया या हाइपरनेट्रेमिया। तो कह रहा गुर्दा विफलता में सबसे आम इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन कौन सा होता है। तो गुर्दा विफलता में सबसे आम इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी हाइपरकैल्सीमिया। गुर्दा पोटेशियम बाहर नहीं निकाल पाते। क्या होते हैं गुर्दे जो क्या होते हैं पोटेशियम को बाहर नहीं निकालते, इसी क्या हाइपरकैल्सीमिया कहते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है एनाफिलेक्टिक शॉक में प्राथमिक हस्तक्षेप क्या है। द्रव देना, IV द्रव देना या वायु मार्ग बनाए रखना या रक्तचाप मापना या ठंडी पट्टी लगाना। तो कह रहा एनाफिलेक्टिक शॉक में प्राथमिक हस्तक्षेप क्या है। एनाफिलेक्टिक शॉक में प्राथमिक हस्तक्षेप हमारा होता है ऑप्शन नंबर बी मेंटेन एयरवे यानी वायु मार्ग बनाए रखना। सांस की नली बंद हो सकती है इसलिए क्या करना चाहिए एयरवे क्या प्राथमिक होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कह रहा लंबर पंचर में के समय सबसे उपयुक्त पोजीशन कौन सी है। हाइपर फाउलर पोजीशन, प्रोन पोजीशन या लेटरल रेकम्बेट घुटने छाती से सटे हों या सिर ऊंचा करके सीधा लिटाना। तो किस पोजीशन में रखा जाता है क्या लंबर पंचर सबसे सामान्य उपयुक्त पोजीशन क्या होता है। लंबर पंक्चर क्या होता है सबसे सामान्य उपयुक्त पोजीशन क्या होता है। लंबर पंक्चर का सबसे सामान्य उपयुक्त पोजीशन कौन सी होती है। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लेटरल रेकम्बेट। घुटने छाती से क्या हो सटे होना चाहिए और यह मुद्रा रीढ़ की हड्डी के खोलने में क्या करती है मदद करती है। नेक्स्ट तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है पैनक्रिएटाइटिस में कौन सी लैब वैल्यू बढ़ जाती है। एमाइलेज, ALT, BUN या क्रिएटिनिन। तो कह रहा पैनक्रिएटाइटिस में कौन सी लैब वैल्यू बढ़ जाती है। तो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए एमाइलेज। एमाइलेज और लाइपेज क्या होते हैं बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मस्तिष्क अंतर्दाब यानी ICP इंटरक्रेनियल प्रेशर की सामान्य सीमा क्या है। 10 से 15, 0 से 6, 5 से 10 या 7 से 20। तो हमारा राइट आंसर होगा 10 से 15 यानी ऑप्शन नंबर ए 10 से 15 समान ICP होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कार्नियल रिफ्लेक्स में से किस क्रैनियल नर्व की जांच होती है। कार्नियल रिफ्लेक्स से किस क्रेनियल नर्व की जांच होती है। फेशियल नर्व, ऑप्टिक नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व या एब्ड्यूसेंस।
तो हमारा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, कार्नियल रिफ्लेक्स में कौन सी क्रेनियल नर्व की जांच होती है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ट्राइजेमिनल नर्व। कार्नियल में एफरेंट ट्राइजेमिनल होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है पल्मोनरी टीबी में किस प्रकार की आइसोलेशन चाहिए, कॉन्टैक्ट, ड्रॉपलेट, एयरबोर्न या रिवर्स। तो हमारा कह रहा है पल्मोनरी टीबी में किस प्रकार का आइसोलेशन चाहिए, पल्मोनरी टीबी में किस प्रकार का क्या चाहिए, आइसोलेशन चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एयरबोर्न। टीबी एयरबोर्न रोग है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है हेपरिन की अधिक मात्रा के लिए प्रतिविष क्या है, विटामिन के, प्रोटामिन सल्फेट, एट्रोपिन या नालाक्सोन। तो कह रहा है हेपरिन की अधिक मात्रा के लिए प्रतिविष क्या है, हेपरिन की अधिक मात्रा के लिए प्रतिविष क्या है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रोटामिन सल्फेट। प्रोटामिन हेपरिन को निष्क्रिय करता है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है दिल की लय को कौन सा इलेक्ट्रोलाइट नियंत्रित करता है, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम या पोटेशियम। जो हमारी दिल के लय को है यानी राइदम को, दिल की हार्ट राइदम को क्या करता है, कौन कंट्रोल करता है, दिल की लय को कौन सा इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा, 11 का हो जाएगा डी, पोटेशियम। पोटेशियम आर्टेमिया को प्रभावित करता है, एरिथाइमिया को क्या होता है, प्रभावित करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कर रहा हाइपोग्लाइसीमिया का सबसे सामान्य लक्षण क्या है, धीमी नाड़ी, पसीना आना, उच्च रक्तचाप या मुंह सूखना। तो कह रहा हाइपोग्लाइसीमिया का सबसे सामान्य लक्षण क्या है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पसीना आना। कपकपी और भ्रम इसके क्या होते हैं, लक्षण होते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा वयस्कों में सीपीआर देते समय किस पल्स को चेक करते हैं, रेडियल, फीमोरल, ब्रेकियल या कैरोटिड। तो कह रहा वयस्कों को सीपीआर देते समय किस पल्स को चेक करते हैं, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कैरोटिड। कैरोटिड पल्स गहरे और विश्वसनीय होता है। नेक्स्ट कह रहा आईवी इन्फिल्ट्रेशन की सबसे सामान्य जटिलता क्या है, संक्रमण, एयर एम्बोलिज्म, ऊतकनाश या फ्लेबाइटिस। तो कह रहा आईवी इन्फिल्ट्रेशन का सबसे सामान्य जटिलता क्या है, आईवी इन्फिल्ट्रेशन का सबसे सामान्य जटिलता होता है ऑप्शन नंबर डी, फ्लेबाइटिस। आईवी साइट पर सूजन और जलन हो सकती है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक शेयर करके जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बेहतरीन सेशन ऐसे ही कराए जाते हैं। डिगॉक्सिन का चिकित्सकीय स्तर क्या होता है, 0.5 से 2 Ng/ml, 5 से 10 Ng/ml या 2.5 से 4 Ng/ml या 1 से 5 Ng/ml। तो अगर डिगॉक्सिन का चिकित्सकीय स्तर क्या होता है, तो डिगॉक्सिन का चिकित्सकीय स्तर होता है 0.5 से 2 Ng/ml। इससे अधिक डोज से विषाक्तता हो सकती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा गर्भावस्था की सबसे प्रारंभिक पुष्टि कौन सा टेस्ट करता है, सीरम, एचसीजी या पेशाब जांच, अल्ट्रासाउंड या पेट टटोलना। तो कह रहा गर्भावस्था की सबसे प्रारंभिक पुष्टि कौन सा टेस्ट करता है, तो हमारा 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सीरम एचसीजी टेस्ट। सीरम एचसीजी टेस्ट, रक्त में एचसीजी सबसे पहले बढ़ता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है जलने के मरीज में पहले 24 घंटे के लिए सबसे बड़ी चिंता क्या है, संक्रमण, इलेक्ट्रोलाइट लॉस, तरल की हानि या दर्द। तो कह रहा जलने के मरीज में पहले 24 घंटे की सबसे बड़ी चिंता क्या है, तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फ्लूइड लॉस, तरल की हानि। नेक्स्ट कह रहा गुर्दे के कार्य का सबसे अच्छा संकेतक क्या है, BUN, क्रिएटिनिन क्लियरेंस, सोडियम स्तर या GFR। तो कह रहा गुर्दे के कार्य का सबसे अच्छा संकेतक क्या है, तो हमारा 18 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है शिशुओं में
IM इंजेक्शन की सबसे सुरक्षित साइट कौन सी है? डेल्ट्राइड, वेंट्रोग्लूटियस टीएल या वास्टस लेटरालिस या डार्सोग्लूटियल। तो हमारा कारा शिशुओं में IM इंजेक्शन की सबसे सुरक्षित साइट कौन सी है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यह मोटी और सुरक्षित मांसपेशी होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वास्टस लेटरालिस। वास्टस लेटरालिस यह मोटी और सुरक्षित मांसपेशी होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में कौन सा मान बढ़ता है? बिलिरुबिन, CKMB, SGOT या ESR। तो कह रहा है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में कौन सा लैब का मान बढ़ता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर बी, CKMB। हृदय रोगियों की क्षति से क्या होता है? यह बढ़ता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कार्ड प्रोलैप्स में कौन सी पोजीशन दी जाती है? फाउलर्स या लिथोटॉमी या ट्रेंडलबर्ग या नी चेस्ट। कार्ड प्रोलैप्स में कौन सी पोजीशन दी जाती है? तो कार्ड प्रोलैप्स में कौन सी पोजीशन दी जाती है? तो हमारा 21 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, नी चेस्ट, गर्भनाल का दबाव कम करने के लिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर रहा, पैरासीटामॉल विषाक्तता का प्रतिविष क्या है? एट्रोपिन, एसिटिल साइस्टीन, विटामिन के या प्रोटामाइन। तो कह रहा पैरासीटामॉल विषाक्तता का प्रतिविष क्या है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, एसिटिल साइटेनिन। लीवर की क्षति से लीवर क्या आता है? क्षति से बचाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है, महिलाओं में हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर क्या है? 10 से 12, 12 से 16, 8 से 10 या 14 से 18। तो महिलाओं में हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर क्या है? तो महिलाओं में हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर होता है क्या? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 12 से 16 ग्राम पर DL, महिला के लिए सामान्य है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है, सिर की चोट में सबसे प्राथमिक मूल्यांकन क्या है? आई मूवमेंट, पेन स्कोर, ग्लासगो कोमा स्केल या प्यूपिल्स कलर। तो कह रहा क्या, सिर की चोट का सबसे प्राथमिक मूल्यांकन क्या है? तो सिर की चोट का सबसे प्राथमिक मूल्यांकन 24 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ग्लासगो कोमा स्केल। चेतना का क्या कहता है? यह स्तर को बनाए रखता है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा, प्रसव की किस अवस्था में प्लेसेंटा बाहर आता है? प्रसव की किस अवस्था में क्या होता है? प्लेसेंटा बाहर आता है। पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, तीसरी या चौथी अवस्था। प्रसव की किस अवस्था में क्या होता है? प्लेसेंटा बाहर आता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट, थर्ड स्टेज, तीसरी अवस्था में। यह डिलीवरी के तुरंत बाद होती है। नेक्स्ट कह रहा, वयस्कों में सामान्य श्वसन दर क्या है? 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट, 18 से 28 या 10 से 15 या 25 से 35। कह रहा वयस्कों में सामान्य श्वसन दर क्या है? तो वयस्कों में हमारा सामान्य श्वसन दर होता है ऑप्शन नंबर ए, 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा सबसे तेजी से कार्य करने वाला इंसुलिन कौन सा है? रेगुलर, NPH, लिस्प्रो या लेंटे। तो कह रहा सबसे तेजी से कार्य करने वाली इंसुलिन कौन सी है? तो हमारा 27 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, लिस्प्रो। लिस्प्रो का असर 15 मिनट में शुरू होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, नाइट्रोग्लिसरीन IV घोल का रंग क्या होता है? येलो, क्लियर, ग्रीन, ब्लू। तो कह रहा है हमारा नाइट्रोग्लिसरीन का IV घोल का रंग क्या होता है? तो किस रंग का होता है क्या? नाइट्रोग्लिसरीन IV घोल का रंग होता है ऑप्शन नंबर बी, क्लियर, यानी पारदर्शी होना चाहिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है RH निगेटिव माँ को प्रसव के बाद कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? NTD, टेटनस टॉक्साइड, हेपेटाइटिस B या विटामिन K। तो कह रहा है RH निगेटिव माँ को प्रसव के बाद कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा NTD। RH
सेंसेनाइजेशन रोकने के लिए। तो बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है हाइपोक्सिया का सबसे विश्वसनीय लक्षण क्या है? नीले होठ, तेज सांस, सुस्ती, बेचैनी। तो कह रहा है हाइपोक्सिया का सबसे सामान्य विश्वसनीय लक्षण क्या है? तो हाइपोक्सिया का सबसे विश्वसनीय लक्षण होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए ब्लू लिप्स यानी नीले होठ। कह ब्लू कलर ऑक्सीजन की कमी को क्या करता है? दर्शाता है। तो हमें उम्मीद है ये टॉप 30 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। तो इसमें आपने कितने क्वेश्चन सही किए हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सबसे पहले क्या कीजिए? सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।